हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है सामान्य अध्ययन करके, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो पहले उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है? तो वो केस था, वो था बेरुवाड़ी संघवाद, ठीक है? इसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। और जो केशवानंद भारतीय वाद हुआ था, उसमें जो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें क्या है, संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह दी थी केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है? अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो जो राज्यों के जो पुनर्गठन से संबंधित आयोग दिए हैं, ठीक है, आयोग और समितियां दी हैं, तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमन्नार समिति, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, राजमन्नार समिति का जो संबंध है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो जो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण किया गया था, वो किया गया था भाषाई एवं धार्मिक आधार पे, ठीक है? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, भाषाई एवं धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया था। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 संसदीय आयोग के गठन के वार्षिक और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो हमें संविधान की जो कार्यकारी प्रणाली की जो समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग बना है ना, उसके गठन वर्ष और अध्यक्ष का जो सही युग्म है उसको सुमेलित करना है, ठीक है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 2000 में बनी थी, ठीक है? तो संविधान की जो कार्यकारी जो प्रणाली थी ना, उसकी जो समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग बना था, वो 2000 में बना था। और ये न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकैया चेल्लियादारा, ठीक है? वेंकट चेल्लियादारा थे, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, वर्ष 2000 में बना था और न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चेल्लिया की समीक्षा में बना था, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो जो भारत में 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही जोड़ा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 943 है लिंगानुपात, और जो बाल लिंगानुपात है वो है 919, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अगला लिख देते हैं। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? तो जो उपयोगिता का गणनावाचक जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था मार्शल ने, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल द्वारा उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत दिया गया था। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की माँग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की जो माँग पर प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा बढ़ेगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो ए हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि क्या हो जाएगी? कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने से चाय की माँग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। भारतीय रिज़र्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो जो छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है, वो परिभाषित किया गया है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को, ठीक है? तो जो छोटे किसान के रूप में जो परिभाषित है ना, वो 1 हेक्टेयर से जो अधिक होती है जिनके पास भूमि, और 2 हेक्टेयर से जो कम होती है ना, वो आते हैं छोटे किसानों के रूप में, ठीक है? और ये जो परिभाषा है, ये भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार है, ठीक है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि तो अंतरिक्ष का यात्री पूछा रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पत्य है, ठीक है? क्योंकि 1/6 होता है ना, जो हमारा पृथ्वी पे जितना होता है ना, उसका 1/6 भाग चंद्रमा पे होता है गुरुत्वाकर्षण का। तो इसका इसलिए क्या होता है, हम चंद्रमा पे अधिक लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या लगता है, कम लगता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो सीवी रमन थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था ना, तो पूछा रहा है कि किस कारण से मिला था? तो प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के कारण मिला था, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो रडार का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूँढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाज़ों,
वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वस्तु से छोटा एवं उल्टा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु से छोटा एवं उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। और अगर पूछा जाए कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग ऐसा होता है आँख का जो दान किया जाता है। ठीक है, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती हैं? तो जो पानी की बूंदें प्रतीत होती हैं वो होती हैं अवतल लेंस की भांति प्रतीत। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, पानी की बूंदें अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है। मानव शरीर का प्रतिरोध यानी गीला में किसके समतुल्य होता है? तो जो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समतुल्य होता है? वो होता है 10⁻⁻6 ओम के बराबर। ठीक है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो जो फोटोग्राफी में जो अम्ल का यूज होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्टील लाइट में किया जाता है क्योंकि? तो जो सोडियम जो वेपर लैंप होता है ना उसका यूज किया जाता है स्टील लाइट में। पूछा जा रहा है कि क्यों किया जाता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बुदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसलिए क्या किया जाता है? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है स्टील लाइट में। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, किस विटामिन को शरीर सं संचयित नहीं कर सकता है? तो जो शरीर कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको संचयित नहीं कर सकता है वो है विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, विटामिन सी ऐसा विटामिन है ना जिसको हमारा शरीर क्या कर सकता है? संचयित नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर है पोलियो बंदर, ये क्या है? गलत युग्म है। ठीक है, प्लेग चूहे से होता है, बिल्कुल सही है। रैबिज कुत्ते से होता है, बिल्कुल सही है। टैप वार्म सूअर से होता है, बिल्कुल सही है। और पोलियो है बंदर से होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? गलत सम्मेलन किया गया है ये। अगला देते हैं, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है पूछा जा रहा है कि आप चाहे कितनी दूरी पे खड़े हो आप क्या होगे? सदैव सीधे प्रतीत होगे। और वो दर्पण कौन सा है? संभवतः दर्पण है या तो समतल है या उत्तल है। ठीक है, या समतल दर्पण होगा हो या उत्तर दर्पण होगा। इसकी विशेषता है कि आप कहीं पे भी खड़े हो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा प्रतीत होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है? तो जब हम कभी गैस में, आपने देखा होगा अगर कभी हुआ है आपके साथ ऐसा, तो जैसे हम खाना बनाते हैं तो गैस ऑन करते हैं तो हमारा बर्तन काला पड़ने लग जाता है ना, तो वह किस कारण से होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल से तो काला नहीं पड़ता ना, कोई कुछ खराबी हो रही हो तब काला पड़ता है। तो जब हमारा जो ईंधन होता है ना वो पूरी तरह नहीं जल पाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो बर्तन होता है वो उस पे काला काला जमने लग जाता है बाहर से उससे। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। इसका जो कारण है, ईंधन पूरी तरह न जले तो हमारा जो बर्तन है वो बाहर से क्या होने लगता है? काला होने लगता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तंतुपास्ती संधि कहाँ पाई जाती है? तो जो तंतुपास्ती जो संधि पाई जाती है वो पाई जाती है कपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कपाल में तंतुपास्ती संधि पाई जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो जो अल्जाइमर रोग से जो प्रभावित होता है मानव शरीर का अंग वो होता है मस्तिष्क। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, मस्तिष्क, ये अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो एक साइड हमें पदार्थ दिए हैं, दूसरी साइड उपयोग दिए हैं। ठीक है उनके, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको देख लेना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये गलत ऑप्शन दिया है इसका। ठीक है, तो ये क्या हमारा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि सही सुमेलित नहीं है। अन्य देख लेते हैं, दुधिया मैग्नीशियम। तो जो दुधिया मैग्नीशियम है वो अम्ल है, बिल्कुल सही है। लिथियम बाई कार्बोनेट, तो जो लिथियम बाई कार्बोनेट है ये गठिया का उपचार किया जाता है। ठीक है, इससे सिल्वर आयोडोडाइड, सॉरी, सिल्वर आयोडाइड। तो जो सिल्वर आयोडाइड है वो कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या है? सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है वो नहीं है तो पराध्वनिक किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है पराध्वनिक किरणें, ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। बाकी एक्स किरणें, वाई किरणें और पैराबैग्निक जो किरणें हैं ना वो क्या है? विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है उनका उदाहरण है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो जो समुद्री वातावरण होता है उसमें जो मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मास्टर ऑफ गाइड किस ग्रह को कहा जाता है? तो जो मास्टर ऑफ गाइड कहा जाता है वो कहा जाता है बृहस्पति को। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि बृहस्पति के क्या है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल सही है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर नगर स्थित है। तो जो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है ना, वहाँ पे कौन सा नगर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है। और जो रुद्रप्रयाग है ये उत्तराखंड में पाया जाता, उत्तराखंड में है, ठीक है, स्थित। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो भारत में सर्वाधिक भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक जो भूभाग में भारत के। अगला देख लेते हैं। इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो जो प्लेट है एशिया और प्रशांत महासागर के बीच जो स्थित है वो कौन सा हो जाएगा। इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपीन प्लेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। फिलीपीन प्लेट जो है वो है एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के मध्य में। अगला देख लेते हैं। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है। इसका मतलब ये है कि जो देवताओं का जो प्रिय है ना वो धर्म के जो विजय है, जब धर्म की विजय होती है तो उसे श्रेष्ठ समझता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। जब धर्म जीता है तो उसको क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अशोक ने जब अपने शिलालेख लिखवाए थे ना, उसमें जो 13वां शिलालेख था उससे संबंधित है। जो धर्म का विजय होता है ना, धम्म जो शिलालेख लिखवाया था अशोक ने, उससे संबंधित है, ठीक है। अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, अशोक के मुख्य 13वें शिलालेख में यह वर्णित है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि देवताओं को जो चाहने वाला है ना वो धर्म की विजय को क्या क्या समझता है, श्रेष्ठ विजय समझता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ये कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाल की स्थापना उन्होंने कब की। तो 1912 में जब मौलाना अब्दुल कलाम, पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया था, एक उर्दू साप्ताहिक पत्र क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है, अल हिलाल नाम से। और जब सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था तो उन्होंने उसके प्रतिबंध लगाने के बाद जो दूसरा स्टार्ट किया था वो किया था अल बिलाग, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो अल बिलाग किया था ना उन्होंने कब किया था शुरू। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या था, 1915 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, 1915 में ये शुरू किया गया था। अगला देखते हैं। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है। तो जो द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट रिवोल्ट जो पुस्तक है ना वो पूछा जा रहा है कि किसकी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने लिखी है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक। अगला देखते हैं। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, ठीक है। यह किस सल्तनत काली शासक ने कहा था। तो यह पूछा जा रहा है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। यानी जो सुल्तान है ना, यानी उन्होंने खुद को लेट करते हुए कहा है कि वो सुल्तान कहा जाता है, ठीक है उनको। तो जो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है, यानी ईश्वर का तरफ से भेजा गया है। और उस उसका जो स्थान है केवल पैगंबर के पश्चात है। तो स्थान उसका जो पैगंबर के पश्चात है, यह पूछा जा रहा है कि किस शासक ने कहा था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो जाएगा, वो बलबन ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, बलबन ने कहा था कि क्या है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। तो जो रणजीत सिंह थे ना, उनकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर में थी। और पूछा जा रहा है कि उनकी जो कौन सा ऐसा नगर था जिसको जिसको उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है अमृतसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल सही, अमृतसर। और जब तक रणजीत सिंह थे ना, अंग्रेजों की मजाल नहीं थी कि अंग्रेज अमृतसर में यानी पंजाब पे को देख सकें, ठीक है। अगला देखते हैं। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है। तो जो पहली बार आधुनिक लिपि में जो ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। और कई बार ये सवाल इस तरह बनता है कि अशोक के जो शिलालेख थे ना वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक में लिखे गए थे ना, तो जो अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये सवाल भी बन चुका है, ठीक है। तो जो अशोक के जो शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। और इसको रिलेट कर सकते हैं आपको, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक में लिखे थे। और जो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक को सबसे पहले पढ़ा किसने, वो भी पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। एक ही व्यक्ति हैं दोनों। अगला देखते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय जाता है, ठीक है, सर्वप्रथम। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। तो ऐसा कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था और भारत की बात कर रहा है, ठीक है, भारत में किसने दिया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
चार्ल्स वुड आयोग, ठीक है। जो चार्ल्स वुड आयोग जो था ना, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। जो चार्ल्स वुड आयोग आया था ना, यानी इसको वुड आयोग भी कहते हैं और शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो शुरू किया गया सुधार आंदोलन था ना, वो आंदोलन कौन सा था? इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज आंदोलन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और समाज कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? वो भी राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और सती पर जो प्रथा का अंत करने में जो समर्थन दिया था वो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए जो शारदा सदन था ना, शारदा सदन था ना, स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो जो औपनिवेशिक भारत था उसमें भारतीय जो विधवाएं थी उनके जो लिए जो शारदा सदन था या स्कूल की स्थापना जो किसने की थी ये बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। पंडिता रमाबाई ने जो भारतीय जो विधवाएं थी ना उनके लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। अकबर ने किस समकालिक शासक ने अकबर का कौन सा ऐसा समकालीन शासक था जिसने दिल्ली और आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो अकबर के समकालीन था, ठीक है, यानी अकबर के टाइम पीरियड पे शासन करता था वो, इसका मतलब ये है। तो जो क्या करता था, दिल्ली, आगरा और संभल पे क्या किया था, जिसने अधिकार कर लिया था और खुद को क्या दिया था, विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ऐसा कौन सा शासक था? वो था हेमू, यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, हेमू ने क्या किया था, खुद को विक्रमादित्य की उपाधि देके दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर लिया था और ये अकबर के क्या था, समकालीन था, ठीक है। अगला देखते हैं, 1916 में किस भारतीय चरमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है? तो जो कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन यानी डफरिन की दिमाग की उपज किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस क्या है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो पत्रकारिता के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सजा पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या दी थी, सजा दी गई थी और ये क्या थे, पहले भारतीय थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो जो बंगाल से रिलेट करते हुए घटनाएं दी हमें और उन्हें हमें क्रमवार सजाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको हम, सिराजुद्दौला का नवाब बनना, तो पहली ये घटना थी जो सिराजुद्दौला का नवाब बने थे, सिराजुद्दौला, ये पहली घटना थी, ठीक है। दूसरी ब्लैक होल की घटना थी, बिल्कुल सही है। तो 1-3 उसके बाद अलीनगर की संधि, ये बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन बनेंगे वो बनेंगे सिराजुद्दौला का नवाब बनना, दूसरा है ब्लैक होल की घटना, तीसरा है अलीनगर की संधि और चौथा है प्लासी का युद्ध। तो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो चर्चाएँ की गई हैं ना, वो की गई हैं हमारे घोड़े की, ठीक है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, घोड़े की जो चर्चाएँ की गई हैं, वो सबसे ज़्यादा की गई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से भगवान की गई है अगर आएगा तो वो की गई है इंद्र की, ठीक है। अगला देखते हैं, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व में 4 व्रतों में से एक व्रत को जोड़ा है। तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म के जो पूर्व के जो 4 व्रतों से मैं जो एक व्रत को जोड़ा है, वो किससे जोड़ा है? इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, वो बनेगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गाँव के कितने भेद बनाए गए थे? तो जो पाली ग्रंथों के अनुसार पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध का जो काल था ना, उसके टाइम पीरियड में जो गाँव के भेद थे वो कितने बताए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है, वो बताए गए थे 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल सही है, गाँव के 3 भेद बताए गए थे। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बनाया? तो जो उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे ना, उनके बाद उनका जो मेल हो रहा था तो कुरु कबीला बनता था। तो पूछा जा रहा है कि किन कबीलों के जो मेल होने से कुरु कबीला बना था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भरत एवं पुरु, ठीक है। जो भरत एवं पुरु था, उन कबीलों के मेल से क्या बना था? कुरु कबीला बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो कालक्रम की घटनाएं दी हैं और हमें उनको क्या करना है, सही क्रम में सजाना है। तो देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पहला है। दूसरा देख लेते हैं, लखनऊ समझौता, ये ठीक है। उसके बाद है बारदौली सत्याग्रह। उसके बाद है लाहौर अधिवेशन। और अंत में क्या है, नमक सत्याग्रह। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। मुस्लिम लीग की स्थापना पहला हो गया, उसके बाद है लखनऊ समझौता, उसके बाद है बारदौली सत्याग्रह, उसके बाद है लाहौर अधिवेशन और उसके बाद है अंतिम नमक सत्याग्रह। तो इसका हमारा जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 3 4 5 1। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो जंतर मंतर का जो निर्माण कराया था वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है, सवाई जय सिंह, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अकबर द्वारा स्थापित अनुभाग अनुवाद विभाग की में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो जो अकबर ने अनुवाद विभाग बनाया था ना, जो पुस्तकें थी उनको दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए, ठीक है, विशेषतः फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए। तो अकबर द्वारा जो स्थापित अनुवाद विभाग की जो स्थापना की थी, वो किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था उसमें, वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंहासन बत्तीसी। पहला जो था सिंहासन बत्तीसी है, अथर्ववेद और बाइबिल। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का जो अनुवाद करने के लिए जो अनुवाद विभाग बनाया था वो अकबर द्वारा बनाया गया था। अगला देख लेते हैं। पालों के समय में बौद्ध धर्म की सही शाखा का विशेष विकास हुआ। तो जो पालों के समय में बौद्ध धर्म की जो सही किस शाखा का जो विकास हुआ था वो बताना है। ठीक है, तो जो शाखा का विकास हुआ था वो हुआ था ब्रजयान शाखा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पालों के समय में ब्रजयान शाखा का बौद्ध धर्म की जो शाखा थी ना पालों के समय पे, तो जो ब्रजयान थी उस शाखा का क्या हुआ था, विकास हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो हमने 50 MCQ देख लिए हैं, तो अब हम टॉपिक देख लेते हैं एक बार। नील ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जो नील ग्रह के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी की सबसे निकट स्थित तारा है। तो जो पृथ्वी का सबसे निकट स्थित तारा है वो है सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो जो रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक जो चमकीला तारा है वो है साइरस। लिबनिट्ज पर्वत स्थित है। तो जो लिबनिट्ज जो पर्वत स्थित है वो है चंद्रमा पे। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो जो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है वो दिखता है 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का है। तो जो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का वो है 1/81 भाग। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सुपर मून। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है ना तो उस स्थिति को कहते हैं सुपर मून स्थिति। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है। तो एक जो महीने में अगर 2 पूर्णिमा होने हो जाएँ तो उस दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं, ब्लू मून। ठीक है, बौने ग्रह के उदाहरण हैं। तो जो बौने ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है यम, सिरस एवं चेरान को। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है। तो जो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ठीक है, और ये अपसौर की घटना कब होती है पूछा जाए तो ये घटना होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो अधिकतम पे होती है तो अपसौर कहते हैं ना, और न्यूनतम पे होगी क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ठीक है, 4 जनवरी को वो घटना होती है अपसौर की, और उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, याद रहेगा। ठीक है, सॉरी 4 जुलाई को होती है अपसौर की घटना, और जो 3 जनवरी को होती है उपसौर की होती है। ठीक है, उपसौर में क्या होता है, न्यूनतम होती है, और अपसौर में अधिकतम होती है। अगला देखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है। तो जो पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है वो है 181। पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या है। तो पृथ्वी पे जो देशांतरों की कुल संख्या है वो है 360। की स्थिति को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी तिथियां हैं जिसपे क्या होता है, पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं। अगला देखते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को कहते हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो चंद्रमा आता है उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, और अमावस्या के दिन होता है ये। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस ऋतु को कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे, और ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो जो संपूर्ण विश्व है उसको 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो
उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 सितंबर। याद रहे, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 सितंबर को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।